यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप सृष्टि के रचयिता हैं। आप को विश्व को रचने वाली माता आपको विवेक के रूप में सृष्टि के निर्माण के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया है, बनाया है। 36 तत्वों में आपको एक तत्व के रूप में रखा है। आप अपने सतत कार्य कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। अब मनुष्य के भीतर भी आप हैं, जीव जंतुओं के भीतर भी हैं, पेड़ पौधों में भी हैं। आपकी कृपा के बिना मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी होने पर रोग मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सोचने की जो शैली है वह भी विवेक और बुद्धि से संबद्ध है। आप थोड़ा सा कृपा करें, लगता है आप रुष्ट हो गए हैं या कोई प्राकृतिक शक्तियाँ, निर्मात्री शक्तियों में से, आपकी सहयोगी शक्तियों में से कोई रुष्ट हो गया है। वैसे इसीलिए हमारे देश में जो सोचने की शैली, स्वस्थ रहने के लिए बहुत चिंतन नहीं चल रही है। चिंता तो सब जो बीमार होगा वो तो चिंता करेगा, लेकिन चिंतन में नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आप थोड़ा कृपा करें ताकि देश के लोग जागरूक हो जाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने रहन सहन के प्रति, अपनी समझदारी के प्रति। आप से प्रार्थना है, थोड़ा सा कृपा करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। सभ्यता की शुरुआती काल में वेद की रचना हुई। वेद पूरे लाखों वर्षों के मनुष्य के अनुभव का अभिलेख है। उस वेद के आधार पर आयुर्वेद की रचना हुई, अवतरण हुआ। आयुर्वेद में हमारे प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल बातों की चर्चा की गई। बहुत ही हमारे कोई भी ऐसा क्रियाकलाप मनुष्य का नहीं है जिसमें कि आयुर्वेद में उसका वर्णन नहीं किया गया हो। उस वर्णन करने के लिए आयुर्वेद ने 8 भागों में अपने को बांट के समाज सेवा यानी स्वास्थ्य सेवा, लोगों की सेवा किया है। सबसे पहले गर्भ इत्यादि का जो कि उनके साथ के बाद ही कुमार भृत, उसने माने कि बचपन के हमारे जब मनुष्य जन्म लेता है तो बचपन में जो कुछ भी क्या करना चाहिए, कैसे उसका सेवा करना चाहिए, कैसे बच्चा जो है कैसे बहुत ही खूबसूरत, स्वस्थ, मन के अनुकूल और माने सुंदर आएगा, ये सारी बातों की चर्चा कुमार भृत में लाई गई, डाला। उसके बाद में कुमार भृत के बाद प्रसूति तंत्र दिया। गर्भ रखने के में क्या कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ, कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से प्रकृति के पदार्थ, कौन से भाव, किस तरह के शब्दावलियाँ, किस तरह के दिनचर्या, रात्रिचर्या, इन सारी बातों की चर्चा के साथ साथ बच्चा का जन्म लेना और स्त्री के बच्चा होने के संदर्भ में जो भी जानकारियाँ है वो प्रसूति तंत्र में दिया। काया बन गई तो पूरे शरीर में किस रोग होने और रोग से मुक्त होने की, रोग होने का कारण और रोग मुक्त निवारण का भी उसने कहा, जिसको कि काय चिकित्सा कहते हैं। उसके बाद में इसमें जब किसी प्रकार की गड़बड़ी कहीं आ जाती है तो शल्य चिकित्सा की बात है,
सर्जरी जिसको हम कहते हैं, काया चिकित्सा को फिजिशियन, काया चिकित्सा के जो डॉक्टर कहलाते हैं वो फिजिशियन कहलाते हैं। शरीर के रोगों का या मन के रोगों का काफ़ी ध्यान कर देते हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ अगध है। अगध तंत्र जो विश्व का या हमारे हितकारी या हितकारी आहार में आहार विषैला तो नहीं हो रहा है, या जीव जंतुओं का विष का, या ये सारा पेड़ पौधों के विष का, ये सारा विष का वर्णन करता है कि साहब हमारा शरीर को मारने वाला, हमारे शरीर के विपरीत तत्व जो हमारे उनको बिगाड़ देने वाला है, मारक तत्व है, उसका उस पर अगध तंत्र में वर्णन है। अगध तंत्र के ही आधार पर मैं हमेशा कहता हूँ कि विश्व के साथ जब हमारा भोजन बनता है, विश्व के साथ उसको रखा जाता है, और विश्व वही भोजन, विश्व मिला भोजन हम लोग करते हैं, तो हम बीमारी के चंगुल में चले जाते हैं। विष खाने के साथ मनुष्य जब खाता है, अगर तंत्र का कहना है कि विष के साथ जो भोजन मनुष्य करता है उससे पहले बुद्धि मारी जाती है, विवेक मारा जाता है, उसके सोचने की शैली मारी जाती है, इंद्रियों में भी वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं रह पाता है, धीरे 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 वो नष्ट हो जाता है। ऐसे तो ये अगध तंत्र, उसको अगध तंत्र कहते हैं। भूत तंत्र है ये। भूत तंत्र का थोड़ा सा ऐसा है कि यद्यपि कि भूत तंत्र पर हमारे भी बाद के जो वैद्य रहे उन्होंने बहुत काम नहीं किया, लेकिन भूत तंत्र के संदर्भ में कहा गया जो कि जो कुछ ऐसी रोग कारक स्थितियां जो आँख से तो नहीं देखी जाती है या समझी नहीं जाती है, लेकिन परिणाम निकलती है। जैसे कि बच्चों में स्कंद ग्रह, बाल ग्रह, पूतना ग्रह इत्यादि जो भी बच्चों को मारक या डिजीज होता है, उसके मारने वाले का पता आता नहीं, समझ में आता है कि कैसे क्यों मारा, तो कैसे मार दिया, लेकिन क्रिया होती है, उसको हम लोग भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, इसलिए उसे रोग राक्षस कहते हैं। आज के डेट में वायरस जो शब्द है आपका, उसको आयुर्वेद के विषय में विषाणु कहा गया था, और विषाणु को रोग राक्षस कहा गया था। जैसे आज जिस वायरस या के साथ हम लोग फंसे हुए हैं, पूरा देश बंद है, पूरा सारी सब लोग भय से भीतर हैं, उसे हम रोग राक्षस कहेंगे। वो रोग राक्षस के श्रेणी में है आयुर्वेद के हिसाब से। तो रोग राक्षस प्रेत स्तर का माना जाता है। तो ये भूत विद्या में इसकी चर्चा है, या मन का भी बहुत सारी स्थितियों का चर्चा भूत विद्या में है। उसके बाद हमारे यहाँ रसायन है। जो रसायन का मतलब हुआ केमिकल नहीं, हमारे यहाँ रसायन का है कि जो हमारे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक को रोगी न होने दे, और रोगी हो गया है तो उसको मुक्त कर दे। इस तरह की चिकित्सा को हम लोग आयुर्वेद में रसायन कहते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि आयुर्वेद कई शैली से आयुर्वेद रोग मुक्त करने की कोशिश करता है। बहुत सारे उसके थेरेपी है आयुर्वेद में। तो रसायन भी एक थेरेपी है उसकी, जो स्वास्थ्य की रक्षा करने में और रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। उसके बाद में वाजीकरण एक तो शब्द उसके साथ जोड़ दिया गया है। वाजीकरण का है कि साहब पूरा जगत मैथुनी चक्र में है। मैथुनी चक्र को अगर मजबूत बना के नहीं रखा जाएगा, वह कमजोर हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में उचित संतान भी पैदा नहीं होगा। मनुष्य के जो पावर ऑफ इंटेलिजेंस है वो भी कमजोर हो जाएगा। माने मॉडर्न साइंस जैसे कहता है कि नो सेक्स नो लाइफ, यानी लाइफ का सारा क्रिया माने मैथुनी चक्र पर आधारित है। यहाँ तक ले कि मैं आप लोगों से जब बात करता हूँ तो आप लोग समझने और मेरे बोलने की जो क्रियाएं हैं, इसको भी मैंने आयुर्वेद ने मैथुनी चक्र के अंतर्गत रखा है। क्योंकि परापश्यति मध्यमा मैथिली में जाता है
एक दूसरे के साथ कोहेशन यानी मिलन करता है तो बैखरी वाणी के रूप में हमारा प्रस्तुत होकर हम करते हैं। आपके सब आप भी जब को भी सुनते हैं आप, तो आपके भीतर जाकर ये पहले कस्टिलेट कर लेता है, कोहेशन में जाता है, मिलन में जाता है, प्रेम पूर्वक मिलन में जाता है। तब जो पैदा करता है वो आप समझते हैं या फिर आप समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बाजीकरण की बात भी इसमें बताई गई कि बाजीकरण का व्यवस्था दिया गया। इस तरह से हमारे शास्त्र में 8 भागों में बांटकर आयुर्वेद ने हमको अति किया। तो 8 भाग में जो बांटकर जो किया मैंने आयुर्वेद की रचना की, उससे हमारा देश का स्वास्थ्य सेवा को बरकरार रखा। और यही कारण है कि आयुर्वेद को हम लोग हर तरह से देखने पर लगता है कि जीवन कला है, और उसके अनुसार अगर चला जाए तो हम स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त कर सकते हैं, अपनी प्रकृति को पहचान सकते हैं, स्वयं भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।